वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम 2020 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था उसके सभी सेट को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। और क्योंकि 11 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है तो बच्चों को उस प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी और आपको कंसेप्ट समझने में काफ़ी मदद होगी। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। तो पहले समझ लेते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वे गुड्स होती हैं जिनका एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफ़ी है, तो अगर एक टाइम पे चाय अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है। तो हमें ढूंढना है इनमें से कौन सा है जो प्रतिस्थापन वस्तुएं का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कार व पेट्रोल। कार और जो पेट्रोल है वो पूरक वस्तुएं हैं, ना कि प्रतिस्थापन वस्तुएं, क्योंकि कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो जब दो वस्तुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। कॉफ़ी और दूध भी पूरक वस्तुएं हैं, जबकि जो लिम्का और पेप्सी कोला है वो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, क्योंकि लिम्का की जगह हम पेप्सी कोला का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तो स्थिर लागत होती है, यानी कि जब जो प्रोडक्शन है वो जीरो होता है तब जो फिक्स कॉस्ट है तो वो कितनी होगी। तो जब भी प्रोडक्शन जीरो या अधिक होता है तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कुछ ना कुछ होती है, पॉजिटिव में होती है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, धनात्मक होगी, क्योंकि जो स्थिर लागत है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही कभी शून्य हो सकती है और ना ही परिवर्तनशील लागत के बराबर हो सकती है। परिवर्तनशील लागत का मतलब ये होता है कि अगर उत्पादन शून्य है तो स्थिर जो परिवर्तन लागत है वो कुछ ना कुछ होगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहती है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन शून्य होने पर शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही समीकरण सुनिए। टी आर इक्वल है समीशन ए आर, जो कि रोंग है। टी आर होता है वो समीशन होता है एम आर के। टी आर इक्वल है ए आर डिवाइड क्यू, ये भी गलत है, क्योंकि जो टी आर होता है वो होता है ए आर मल्टीप्लाई क्यू। ए आर को हम प्राइस भी बोलते हैं। अगला है एम आर इक्वल है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है टी आर मल्टीप्लाई क्यू, ये भी रोंग है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस बाजार में विक्रय लागत का महत्व ज़्यादा है। विक्रय लागतें क्या होती हैं। विक्रय लागत यानी कि सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो किसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जाती है, जैसे कि विज्ञापन पर जो खर्च किया जाता है। और दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है सेलिंग कॉस्ट विक्रय लागत, एक होती है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो लागत आती है वो उत्पादन लागत कहलाती है, लेकिन उस वस्तु को बेचने की जो लागत होती है उसे हम विक्रय लागत कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई विक्रय लागत नहीं होती, एकाधिकार में भी कोई विक्रय लागत नहीं होती, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है तो उसको विक्रय लागत सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में है समरूप वस्तुएं होती हैं तो वहाँ भी विक्रय लागत नहीं होती। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तुएं हैं वस्तु विभेद मिलता है तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विक्रय लागत सहन करनी पड़ती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। तो जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में, लोक अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। नेशनल इनकम जो काउंट की जाती है वो समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक इकाई की अध्ययन करता है। तो जो राष्ट्रीय आय वो पूरे देश की आय होती है, इसलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भुगतान शेष में शामिल होते हैं दृश्य मदय, अदृश्य मदय, पूंजी यंत्रण, उपरोक्त सभी। तो जो भुगतान शेष है उसमें तीनों मदय शामिल होती है, दृश्य मदय भी, अदृश्य भी, पूंजी यंत्रण भी और तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी।
भुगतान शेष में केवल दृश्य मद शामिल होती है, व्यापार शेष में केवल दृश्य मद शामिल होती है, जबकि भुगतान शेष में वो तीनों मदें शामिल होती है। तो जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है? आय विधि में, व्यय विधि में, उपरोक्त उत्पाद विधि में या उपरोक्त सभी में? तो जो दोहरी गणना की समस्या है वो उत्पाद विधि में होती है। दोहरी गणना का मतलब ये होता है कि किसी भी एक मद, एक आइटम की जो गणना है वो एक से कई बार या दो बार हो जाती है। दोहरी गणना यानी कि दो बार गिनना। तो जो दो बार किसी भी मद की गणना की जाती है वो उत्पाद विधि में होती है, और दोहरी गणना से जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो सही तरह से नहीं लगाया जाता, इसलिए दोहरी गणना की समस्या कहा जाता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सही और गलत बताना है। बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, जो कि फॉल्स है। जो सम उत्पाद रेखा है वो प्रोड्यूसर के लिए यूज की जाती है, जो बजट रेखा है वो उपभोक्ता के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कुल लागत बराबर है कुल बंदी लागत कुल परिवर्तनशील लागत। टोटल कॉस्ट इक्वल है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही है। जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। तो 10 क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। ये बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज है वो व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, जबकि ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरित निवेश आय पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो आय पर और ब्याज की दर पर डिपेंड करता है। अगर ब्याज दर ज़्यादा होगी यानी कि प्रोड्यूसर को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो निवेश कम होगा। ऐसे ही अगर उत्पादक की जो आय है वो ज़्यादा होगी या उसको आय ज़्यादा मिलेगी तो वो निवेश के लिए प्रेरित होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं होती। ये गलत है। अल्पकाल में उत्पादक को हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकते हैं, तीनों सिचुएशन हो सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बॉन्ड्स और ऋण पत्र निगद मुद्रा है। तो जो ये है बिल्कुल सही है। जो बॉन्ड्स और ऋण है वो नियर मनी है, इनको निकट मुद्रा कहा जाता है। निकट मुद्रा का मतलब ये है कि जब पैसे की जरूरत है तो इनको पैसे की तरह प्रयोग किया जा सकता है। बॉन्ड्स और ऋण पत्र यानी कि डेबिट पेपर, उनको बेचकर हम मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत ब्याज का फलन है। ये भी बिल्कुल सही है। क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स है वो मानते थे जो सेविंग है वो फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। छात्रवृत्ति आय डैश है, तो छात्रवृत्ति आय है वो हस्तांतरण आय होती है, एक तरफा आय होती है। क्वेश्चन नंबर 16, गुणक का जो मूल्य होता है वो 1/1 - MPC होता है। आगे क्वेश्चन। अब सेट बी में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, व्यापार चक्र या मांग का सिद्धांत। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है वो मांग का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है, जबकि जो अन्य तत्व है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। मांग का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ या हानि होती है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। जो तो सम विच्छेद बिंदु यानी कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी कि फर्म को जो लाभ या हानि होती है वो शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC = 1 है तो गुणक क्या होगा? अगर MPC 1 होती है तो उस समय गुणक का जो मूल्य होता है वो अनंत होता है, क्योंकि K = होता है 1/1 - MPC। और जैसे ही हम MPC की वैल्यू रखेंगे 1/1 - 1 तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, और 0 को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो इन्फिनिटिव होता है। 1 को 0 से डिवाइड करने पर जो आंसर होगा वो इन्फिनिटिव होगा, तो इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अवसर लागत का क्या अर्थ है? अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत को हम अवसर लागत कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। जो कि वास्तविक लागत है वो होती है जो भी हमें कष्ट हुआ है, जो भी दुख हुआ है उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। और कुल लागत सभी लागतों का जोड़ होती है, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जो अवसर लागत है वो अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत होती है।
क्वेश्चन नंबर 5, किस बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकारक होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में है जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है, क्योंकि जो कीमत है वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो आंसर होगा वो वह होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आपूर्ति की कमी का कारण है? साधन कीमत में गिरावट, अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उत्पादन कर में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। पूर्ति की कमी का कारण मतलब ये है कि जब कीमत के अलावा अन्य तत्वों में चेंज होने से पूर्ति में कमी आती है। तो जब उत्पादन के साधन है अगर उनकी कीमत में गिरावट होगी तो जो उत्पादन लागत है वो कम होगी, और उत्पादन कम होने से उत्पादन में वृद्धि होगी ना कि कमी होगी। तो जो आंसर ए है वो रोंग है। अन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति में कमी नहीं होती है। उत्पादन कर में जब वृद्धि होती है तो इससे उत्पादक की जो लागत है वो बढ़ जाती है, जिससे पूर्ति कम हो जाती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पेंशन राष्ट्रीय में शामिल होती है। ये फॉल्स है, हमें ट्रू एंड फॉल्स बनाने हैं। जो पेंशन है वो एक तरफा भुगतान है, इसलिए राष्ट्रीय में इसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये फॉल्स है। पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, ये बिल्कुल सही है। पूर्ति है वो एक संकुचित धारणा है, जबकि स्टॉक है वो विस्तृत धारणा है। पूर्ति स्टॉक का ही एक पार्ट होती है। तो ये सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो घटते प्रतिफल का नियम है वो कृषि पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे की बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए। ये फॉल्स है। न्यून मांग में वह मांग होती है जितनी मांग हमें चाहिए पूर्ण रोजगार के लिए उससे कम है। जो एडी है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है जो पूर्ण रोजगार के लिए हमें चाहिए, या जो एडी है प्रेजेंट में जो एग्रीगेट डिमांड है वो पूर्ण रोजगार की जो मांग हमें चाहिए उससे कम है। तो उस सिचुएशन में लोगों की मांग बढ़ाने के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी चाहिए, जबकि इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है नहीं अपनानी चाहिए, तो इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का एक कारण होती है। बिल्कुल सही है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं तो उनमें अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसकी जो मांग है वो कम कर देते हैं, और उसके बदले में उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर चाय का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो लोग चाय की जो मांग है उसको कम कर देंगे और उसके बदले में कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देंगे। तो जो ये आंसर होगा यहाँ सही होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीमित साधनों को धन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सीमित साधनों को धन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, फॉल्स है। मुद्रा में करेंसी नोट के साथ साथ मांग जमाएं भी शामिल होती हैं और सिक्के भी शामिल होते हैं। तो जो ये आंसर है ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15, साख नियंत्रण में मात्रात्मक उपकरण है खुले बाजार की क्रिया है प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो जो मात्रात्मक उपकरण में शामिल होगा वो खुले बाजार की क्रियाएं होंगी, जबकि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई है वो गुणात्मक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 16, सेट बी का लास्ट क्वेश्चन, बजट आय प्रभाव का क्या होता है? तो जो बचत होती है वो आय प्रभाव का रिसाव होता है, लीकेज होती है। सेविंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो आय फ्लो होगा वो कम होगा। तो जो आंसर होगा वो होगा लीकेज यानी कि रिसाव। अब हम सेट सी के ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस को करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, फिलिंग द ब्लैंक्स को, ट्रू फॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार, राष्ट्रपति या भारत सरकार? तो भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? घरेलू सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण आय, उपरोक्त सभी। तो ये जो घरेलू आय है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। मध्यवर्ती वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर, ग्रिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, ओ एक्स के समानांतर, ओ वाई के समानांतर। तो जो मांग का नियम है वो ग्रिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता, इसलिए जो मांग के नियम में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन ग्रिफिन वस्तुओं में वो धनात्मक होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब सीमांत उत्पादन घटता है तब कुल उत्पादन की अवस्था होती है। तो जब सीमांत उत्पादन
यानी कि एमपी है वो घटता है तो उस समय पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो घटती दर से बढ़ता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सही सूत्र चुनिए। एपी इक्वल है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये रोंग है क्योंकि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी होता है ना कि एपीसी। एमपीसी इक्वल है 1/1 माइनस एपीसी, ये भी रोंग है। के इक्वल है 1/1 माइनस एमपीसी, ये सही है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। और के इक्वल है 1/1 माइनस एमपी एस, ये भी रोंग है क्योंकि के इक्वल होता है 1/1 एम पी एस के या 1/1 माइनस एम पी सी के। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न करती है। कथन जे भी से के थे, से का नियम भी से बोला जाता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है? रोजगार का सिद्धांत, कीमत लॉज, लगान का सिद्धांत या वस्तु की कीमत। तो जो समष्टि चर है वो रोजगार का सिद्धांत है, जबकि जो कीमत लॉज है और लगान का सिद्धांत है, वस्तु की कीमत है। इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू एंड फॉल्स बतानी है। प्रत्यय को बजट और निवेश में बांटा जाता है। तो बचत और जो निवेश है वो प्रत्यय में हम उसको बांट सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय ऐसी आय होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, जो सभी टैक्स देने के बाद एक व्यक्ति के पास अवेलेबल होती है। तो जो आंसर होगा यहाँ ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9, घटते प्रतिफल का नियम तब लागू होता है जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये रोंग है। घटते प्रतिफल का जो नियम है वो अल्पकाल में लागू होता है जब कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होती है। ये फॉल्स है। जो उत्पादन संभावना वक्र है वो नतोदर होता है। जो उत्पादन संभावना वक्र की जो शेप होती है वो कनकेव होती है, ना कि स्ट्रेट लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कर एक कानूनी भुगतान है। बिल्कुल सही है। जो कर है वो अनिवार्य है भुगतान है, क्योंकि ये कानून द्वारा गिवन है। एक कानूनी भुगतान हमें इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्वेश्चन नंबर 13, दूध की पूर्ति बेलोजदार होती है। बिल्कुल सही है। जो दूध की पूर्ति है वो बेलोजदार होती है, जबकि जो दूध की मांग है वो लोजदार होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पूंजी पर ब्याज का जो प्रवाह है, पूंजी पर जो ब्याज है वो एक प्रवाचर है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, फिलिंग द ब्लैंक्स। मुद्रा में डैश शामिल होते हैं। तो मुद्रा में करेंसी शामिल होती है। सेट सी का लास्ट क्वेश्चन, केन्स का जो गुणक है वो क्या माना जाता है? तो केन्स के गुणक को हम निवेश गुणक कहते हैं। अब सेट डी को करते हैं। सेट डी का पहला क्वेश्चन, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अनुमान क्या होता है? हमने किया भी था। दोहरी गणना की समस्या है वो उत्पाद विधि में शामिल होती है, जिससे राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बस्ते हैं? तकनीकी बस्ते, प्रबंधकीय बस्ते, श्रम संबंधी बस्ते, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तकनीकी बस्ते, प्रबंधकीय बस्ते और श्रम संबंधी बस्ते हैं वो आंतरिक बस्ते होती है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक समस्या का संबंध है गरीबी से, बेरोजगारी से, काले धन से, सीमित साधनों के चुनाव से। तो जो आर्थिक समस्या है वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन है वो सीमित, हमें चुनाव करना पड़ता है। चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाचर नहीं है? वेतन, मासिक फीस, धन, इनमें से कोई नहीं। तो जो धन होता है वो प्रवाचर नहीं है, ये स्टॉक का कंसेप्ट है। जो 5वें का जो आंसर होगा वो सी होगा। धन है वो प्रवाचर नहीं है, जबकि जो मासिक वेतन है या मासिक फीस है वो एक प्रवाचर है। तो जो आंसर है वो सी है। यदि एमपीसी 0.8 है तो गुणक का मूल्य निकालिए। हम जानते हैं जो गुणक होता है वो होता है 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1/1 माइनस 0.8, और जब 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2, तो 1 को 0.2 से डिवाइड करने से आपका होगा, पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 डिवाइड 2 यानी कि 5। तो जो आंसर होगा वो 10 होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। हमने अभी भी करा था, कार और जो पेट्रोल की मांग है उन्हें हम पूरक मांग कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। ट्रू एंड फॉल्स हमें बताने हैं। तो जो सर्विस टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये ट्रू है। खुली अर्थव्यवस्था में AD इक्वल है C+I G+X-M, बिल्कुल सही है। खुली अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर X-M यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होती है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी विनिमय में मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, ये फॉल्स है। जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढलान का होता है, जबकि जो पूर्ति वक्र होता है वो धनात्मक ढलान का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1896 में प्रकाशित हुई थी, ये फॉल्स है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 1890 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये भी फॉल्स है। पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, जबकि स्टॉक है वो पूर्ति से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अधिकार में फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। एक अधिकार में एक ही व्यक्ति होता है तो फर्म या उद्योग अलग अलग नहीं होते। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व महामंदी का वर्ष था 1929। लास्ट क्वेश्चन, छात्रवृत्ति डैश आय होती है। जो छात्रवृत्ति है वो हस्तांतरण आय होती है। आज के इस लेक्चर में हमने 2020 में जो हमारा सेट A, सेट B, सेट C और D में क्वेश्चंस आए थे उनका सोल्यूशन किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।